ओके, सभी आ गए? एवरीबॉडी इज हियर? Most of them have come. हम बात कर रहे थे different types of molecular force of attractions, dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interactions, hydrogen bonding, dispersion forces वगैरह. So today we will discuss about a gas laws. And before entering into the gas laws, कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं. हम गैस के बारे में बात करने वाले हैं, गैसियस स्टेट के बारे में. जैसे हमने बोला स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट है, वो हम बात करेंगे 12th में, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है. 11th में हमारा गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर. हम प्रोमिनेंटली गैसियस स्टेट. तो पहले हम बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में. तो गैस लॉस पढ़ने से पहले गैसियस जो बेसिक पैरामीटर्स है उनके बारे में देख लेते हैं. तो फर्स्ट थोड़े हेडिंग गैसियस स्टेट. तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स हम देख लेते हैं इस पढ़ने के लिए. पहला है मास, दूसरा वॉल्यूम, प्रेशर, एंड टेम्परेचर. ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स. ऑलरेडी ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग्स. इस ब्रीफली हम देखते हैं क्या है, इनकी यूनिट्स क्या है. फर्स्ट अगर हम बात करें मास के बारे में, जैसे हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमने मास और वेट का डिफरेंस डिस्कस किया होगा बात करते करते, जो हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह पढ़ा था. किसी को याद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? एनीबॉडी? Sir, mass is the matter in the body and weight is the gravitational force which act on the body. एग्जैक्टली, वेरी गुड. अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है उसका मेजरमेंट जो होता है मास होता है, जबकि वेट जो होता है फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स. एग्जैक्ट. तो मास को हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? मास ऑफ एक गैस की अगर हम बात करते हैं, किसी का भी मास जनरली इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स और kilograms is expressed in terms of grams kilograms. ग्राम्स मतलब हम जी लिखते हैं, किलोग्राम पे हम kg लिखते हैं. And what is the relation between this kilogram and gram? 1000 gram. ऑलरेडी हमने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया है.
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हम जानते हैं, राइट? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? तो बेसिकली एवोगाड्रोस नंबर। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई भी गैस के, अगर हम लेते हैं? 6.022 to 10 raised to power 23. वेरी गुड। कोई भी गैस हम लेंगे तो उसका एक मोल ऑफ गैस हम बोलते हैं, तो उसका मीनिंग होता है कि इतने सारे गैस के इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये हमने अगेन मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। अब मोल का और मास का आपस में रिलेशन भी देखा हमने वहां पे। नंबर ऑफ मोल्स और मास का रिलेशन क्या देखा? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास क्या है? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास का हम बोलते हैं मोलार मास। जनरली हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास, आपको याद होगा। जो किसी ने पूछा व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, कितना एटॉमिक मास एल्यूमिनियम? 27 ग्राम। एटॉमिक मास 27 ग्राम्स होता है। मॉलिक्यूलर मास के एक मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल दिया है, किसी ने पूछा O2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो गैस है, बिकॉज ऑक्सीजन गैस मतलब उसमें O2 रहेगा, O नहीं रहेगा ऑक्सीजन गैस। सो O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो हम क्या बोलेंगे, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 ग्राम्स। दो ऑक्सीजन कितना होगा? O2 में दो ऑक्सीजन है, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, और 16 ग्राम क्या उसका एटॉमिक मास। करेक्ट? able to remember, recollect these things? Yes, sir. लिख लिया आपने इन चीजों को? यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा है मैंने। डन? बताओ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4? Hundred, sir. हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 ग्राम। दो हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हो जाएगा। 100 U. सल्फर का मास क्या है? एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन का 16। 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू 16 कितना होगा? 64। 98. कितना हो जाएगा ये? 90। दिस इज द मोलर मास ऑफ H2SO। बताओ इसका मोलर मास क्या है? Hundred. 100। 100. कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। 16 इंटू 3 40। एंड दिस इज वेरी गुड। You know it. This is all about mass. सेकेंड पैरामीटर है वॉल्यूम। जनरली वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम? Centimeters cubed. लीटर्स ना। इन टर्म्स ऑफ लीटर मेजर करते हैं। कोई क्या बोलता है 2 लीटर पानी लेके आओ, 3 लीटर ऑयल लेके आओ। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम लीटर और ml। 200 ml लेके आओ, 300 ml लेके आओ। बट ऐसा यूनिट
of volume is meter cube, and we also use volume के लिए centimeter cube. अगर हम कन्वर्जन की बात करेंगे, एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है ml? 1000 ml होता है. 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml. तो 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों इक्विवेलेंट है. इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब. One liter is equivalent to 1 डेसीमीटर क्यूब. जैसा 1 ml एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट होते हैं, वैसे 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब भी इक्विवेलेंट होते हैं. अगर आप मीटर क्यूब में लोगे 1 मीटर क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब, तो you'll have 10 to power 6 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000, या आपस में इंटर कन्वर्जन जो हमारे काम आ सकता है सॉल्विंग करते हैं. डन. Yes, sir. प्रेशर. प्रेशर के बहुत से यूनिट्स हैं. अभी इनको गैसेस के लिए यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर, एटीएम लिखते हैं. ये मोस्ट फेमस है. बार भी यूज करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल बोलते हैं. और क्या यूज करते हैं? we also use, हाँ, these also MMHG. ये भी बहुत कॉमन यूज होता है MMHG. टॉर, ये सब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. CMHG भी यूज करते हैं, MMHG ज्यादा फेमस है. There are different units used for pressure. कुछ कन्वर्जन्स की बात करें जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन इसके अंदर. एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता एक्चुअली. एक बार में 0.987 एटमॉस्फेयर होता है, पर ऑलमोस्ट इक्वली पकड़ेंगे हम दोनों. ज्यादा मतलब कैलकुलेशन पर तो उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा.
पास्कल का भी उतना तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ऐसे हो सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर 10⁵ पास्कल। वन पास्कल इज नथिंग 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल का और एक तरीका लिखेंगे न्यूटन पर मीटर इक्वल होते हैं, रिलेशन है आपस में इनके। नोटेड। So 2 minutes, sir. Yes, sir. श्री रामा। Yes, sir. एक और नोट कर लीजिए, वो पुराना है, पता नहीं आंसर नहीं होता नहीं होगा, लिख लीजिए। पीएसआई भी एक यूनिट है, पाउंड पर स्क्वायर इंच बोलते हैं उसको। उसका इस्तेमाल ही बहुत जगह पे होता है, ओल्ड यूनिट है पर भी लिख लीजिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर 3 अलग अलग स्केल्स होते हैं मेजर करने के, है ना। तेरा कोई बताया कौन कौन से होते हैं? Sir, Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. वेरी गुड। दैट इज सेंटीग्रेड या फिर इसी को बोलते हैं सेल्सियस के। ये 3 टाइप के स्केल होते हैं टेम्परेचर मेजर करने टेम्परेचर। तो इन तीनों का इंटर कन्वर्जन देख लेते हैं। बिकॉज कहीं क्वेश्चन में आपको फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा पर आंसर करना है आपको। जनरली सभी हम जो कैलकुलेशन करते हैं केल्विन में करते हैं। ऑल द कैलकुलेशंस आर डन इन केल्विन इन ऑल न्यूमेरिकल्स थ्रूआउट केमिस्ट्री। हम केल्विन में ही करते हैं, बहुत कम जगह पे सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम केल्विन में करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में जो है केल्विन में दिया नहीं रहता है, सेल्सियस में दिया रहता है। तो हमको क्या करना है, बस सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है बस। फ़ारेनहाइट बहुत रेयर है, पर फॉर्मूला देख लेंगे कन्वर्जन का, बस ये काम आएगा आपका। परंतु ऐसे न्यूमेरिकल्स जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वहाँ फ़ारेनहाइट में दिया नहीं रहता है, वो सेल्सियस में दिया रहता है, केल्विन में दिया रहता है। पर हम कन्वर्जन सबको देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में करना है तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट और 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस, या केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन बनाएंगे तो केल्विन डिग्री सेल्सियस 273। आपको सेल्सियस में दिया है, केल्विन में करना है, तो इसको ऐड कर दो 273.15 से आपको मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफन इतना डेसिमल लेते नहीं है,
अप्रोक्सीमेटली 273 ले तो काफी होगा। जनरली हम न्यूमेरिकल्स में 273 लेते हैं, डेसिमल नेगलेक्ट कर देते हैं। SI unit of temperature is Kelvin, इसीलिए हम मैक्सिमम केल्विन में काउंट करते हैं। ये तो बस जस्ट कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे क्लास के अंदर। अभी हम बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में क्लास टॉपिक के अंदर, वो है गैस लॉस। सर हाँ सर सेल्सियस का फॉर्मूला शायद गलत है, 5/9 होता है। यस सर 5/9 पढ़ा है हम लोगों ने भी। क्योंकि सर आप अगर उसको फ़ारेनहाइट वाले में पुट करोगे तो भी फिर वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये 5/2 नहीं है, 5 ये रहा ना, ये 9/5 5/9 एग्जैक्टली ऑपोजिट, गलती से 2 लिख दिया, प्लस 5/9 उसी को ये उल्टा करते 5/9 पे है जब इक्वल टू उस तरफ ले जाओगे तो। थैंक यू फॉर चलो हम बात करते हैं, मेन टॉपिक हमारा ये है गैस लॉस। गैस लॉस में हम डिफरेंट लॉस पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, फिर हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, फिर Hamilton's law, and then Avogadro's law. Let's see one by one for these laws. पहला है बॉयल्स लॉ। थोड़ा एक सिंपल सी बात कर समझना बस, इससे पहले जाके को तो यहाँ पे 3 पैरामीटर से हम खेल रहे हैं, P, V, T। अगर एक फोर्थ पैरामीटर है नंबर ऑफ मोल्स। जो फर्स्ट 3 लॉ है ये खेल रहे हैं 3 पैरामीटर से P, V, T। जैसा अभी देखा हमने गैस के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और उससे हम खेलते हैं इन तीनों को एक अगर आप कांस्टेंट रखते हो और ऑफ दिस पैरामीटर कांस्टेंट पीवीटी में से बाकी दो के अक्रॉस कर आप ग्राफ बनाते हो, बाकी दो अक्रॉस आप ग्राफ बनाते हो तो वो एक लॉ हो जाएगा। तो कितने पॉसिबिलिटी है, एक बार आप पी कांस्टेंट रख सकते हो, है ना, एंड यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ टी वर्सेस वी या वी वर्सेस टी। सेकेंड टाइम आप टी कांस्टेंट रख लो, एक बार आप वी कांस्टेंट, है ना। तो ऐसे 3 लॉ जो शुरुआत के हैं वो तीनों में यही हो रहा है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात। तो कोई भी एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर देते हैं और बाकी दोनों को स्टडी करते हैं क्रॉस दो कि ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ कैसे बन रहा है, उनका आपस में रिलेशन कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये स्टडी करते हैं। वैसे ही 3 लोग तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो बॉयल्स लॉ में इन्होंने क्या किया, उन्होंने टी कांस्टेंट रख दिया और ग्राफ बनाया पी और वी के अक्रॉस। इसमें स्टेटमेंट में लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, दिस लॉ states that at constant temperature, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रख दोगे और वॉल्यूम ऑफ प्रेशर के अक्रॉस आप स्टडी करते हो, जब वॉल्यूम बढ़ता प्रेशर क्या होता है ग्राफ बनाते हो, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये किया at constant temperature
volume of a gas is inversely proportional to its pressure. So what they observed, जैसे उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाते गए यहाँ से प्रेशर बढ़ाते गए तो वॉल्यूम देखो किसी ऊपर सिंपल सी बात भी है, अगर एक कंटेनर आपके पास है उसमें गैस है, अगर ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो बताओ उस गैस का वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? इमेजिन करो, फिर अप्लाई प्रेशर ऑन गैस इन कंटेनर, घटेगा घटेगा, घटेगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, इसका मतलब ये है कि दोनों कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑब्जर्वेशन बॉयल ने किया था, उसने हमें लॉ बता दिया बॉयल्स ने। स्टेटमेंट लिख लिया आपने? यस सर तो इसको मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ वॉल्यूम जो है हम देखते हैं इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब P को इधर लेके आता हूं मैं, this becomes if I remove the proportionality, what do you get proportionality constant? Say some constant upon P. P इधर लेके आइए, बन जाएगा PV इक्वल टू this is a mathematical equation. I can also write this as P1 V1 equal to P2 V2. Why? Because P into V is constant for a particular gas at this moment। मान लीजिए एक प्रेशर और वॉल्यूम है, उसको हम P1 P1 मान लेते हैं। आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया तो P2 हो गया बाद वाला प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम घटेगा, जो घटा वॉल्यूम V2 है, but the product of P and V will always remains constant. That is the meaning है। PV equal to constant का meaning क्या है, उस गैस के लिए at every point as you are increasing or decreasing pressure, तो pressure will keep on changing and along with pressure volume भी बदलेगा और फिर जो दोनों का प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन होगा वो पर कांस्टेंट होगा। वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वो ये लॉ बताता है। उसके लिए P इक्वल टू कांस्टेंट आया मैथमेटिकली एंड फ्रॉम देयर वी कैन से दैट P1 इक्वल टू P2 V2 और वही हम न्यूमेरिकल्स यूज करने वाले हैं। उसका इनिशियल प्रेशर दिया होगा, इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा, फिर बोलेगा इस गैस के ऊपर जो है ना इतना प्रेशर और ऐड कर दिया है, मतलब आपको फाइनल प्रेशर पता है, फिर पूछता है कि इस फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो हमको P1 पता है, U1 पता है, P2 पता है, V2 निकालना है इस इक्वेशन से, है कि नहीं? सिंपल है ना? आगे बढ़ो। यस सर यस सर एक मिनट रुको। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम
Done. Yes, sir. That means यहाँ पे क्या सर relation एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना. डन सर. यहाँ relation क्या बनेगा? V proportional to T. If you remember proportionality constant into T. अगर T में इस तरफ लिखा होता है देखो V by T equal to, तो V by T जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट है. V बदलेगा तो T बदलेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर उल्टा करते हैं, टेम्परेचर बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ेगा. ये भी सिंपल है, इसको हम समझ सकते हैं लॉजिकली. देखिए मान लीजिए गैस रखा हुआ है जल में, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंशन होगा. टेम्परेचर ये बढ़ाने से एक्सपेंशन तो कॉन्ट्रैक्शन. सर एक्सपेंशन पड़ेगा तो एक्सपेंशन होगा. इफ इंक्रीज टेम्परेचर जो है हलचल मचेगा गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर और एक्सपेंशन होता है. तो T बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, पर जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर पर्टिकुलर गैस. तो अगेन हियर आल्सो इनिशियल फाइनल की अगर बात करता हूँ, इनिशियल V1 अपॉन T1 है तो फाइनल V2 T2 होगा, पर दोनों रेशियो दोनों कांस्टेंट होगा. दिस विल रिमेन सेम. ये उसका मीनिंग है, इक्वल टू कांस्टेंट. V1 by T1 इक्वल टू V2 by इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो दोनों सेम होगा. डन. Yes, sir. अगला लॉ क्या है? हैमिल्टन्स लॉ, या इसे कुछ लोग गेल-रोजर्स लॉ भी बोलते हैं. यहाँ पे क्या होगा जी? This law states that क्या कर देंगे कांस्टेंट. यहाँ पे क्या बच गया? V वॉल्यूम बच गया है ना. यस सर. कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा? वैसे जैसे P और V और T कहते हैं वैसे ही होगा. दैट इज यहाँ P प्रोपोर्शनल टू T. You will get P by T equal to constant, which means you can say that P1 by T1 equal to P2 by
Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल से लॉस है ना. क्या क्या लॉस बताओ? बॉयल्स लॉ, दूसरा क्या था? चार्ल्स लॉ, Charles law. हैमिल्टन्स लॉ. Hamilton's law. तो बॉयल्स लॉस में क्या कांस्टेंट रखा था आपने? कांस्टेंट क्या था वहां पे? टेम्परेचर Temperature. Temperature. चार्ल्स में कांस्टेंट क्या था? प्रेशर. Pressure. हैमिल्टन कांस्टेंट क्या है? Volume. जब यहाँ T कांस्टेंट था तो रिलेशन बनाया P और V का. रिलेशन क्या था? दे वर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम Directly. प्रोपोर्शनल टू T था. यहाँ प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, मतलब इन एसेंस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अल्टीमेट मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बना? P1 V1 इक्वल टू P2 V2. और इसका इक्वेशन क्या बोला? V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाय, और इसके लिए इक्वेशन क्या बना? P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, है ना? और दिस इज अबाउट वी स्टडीड टिल नाउ. इस थ्री लॉस को मुद्दे की बातें हैं फिर उसके अंदर. तो चौथा लॉ देखते हैं. फोर्थ लॉ इज एवोगाड्रोस लॉ, जहां पे नंबर ऑफ पिक्चर में आएगा. सम बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री एवोगाड्रो से पढ़ा था हमने, और वहीं पे उसने मोल के बारे में उसने इंट्रोड्यूस किया था. उसके उस मोल को हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं. करेक्ट. तो जो 1 मोल होता है, वैल्यू से जो है 1 मोल का 6 into 10 to the power 23, that is the value of Avogadro's number. 1 मोल का Avogadro's नंबर होगा. और Avogadro's लॉ जब हमने सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा, उसकी मीनिंग क्या था? वो लॉ क्या स्टेट किया था आपको? 1 mole of any gas occupies 22.4 liters, right? Yes, sir. So whether water होता है कि नहीं याद होता है? So this Yes. लगा. क्या दर विसर लगा? Yes, sir. विसरला का सगळं? No, sir. भूला नहीं है. तो याद है. अब यहाँ देखते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ गैसेस. वही बात है. Sir, off के आगे क्या लिखा है आपने? Conditions of. This law states that equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. वही बात हुआ. सभी गैस जो है सेम कंडीशन पे अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते हैं उतना ही मोल्स प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल इसमें बात किया था उस टाइम 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल ऑफ मीथेन का 22.4 लीटर्स. कोई बोलेगा 1 मोल ऑक्सीजन, वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 लीटर्स. कोई बोलेगा 1 मोल ऑफ क्या पेंटेन गैस, वॉल्यूम क्या होगा? 22.4. only for gases this law is applicable. So 1 mole of any gas will occupy equal volume. The other way around, equal volume occupies same number of moles. Contain same number of moles, equal number of moles. Generally 1 mole में 1 mole gas जो होता है 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है. 1 मोल का मतलब है
तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ पे T और P को हम कांस्टेंट कर देते हैं, अंडर सिंगल TMP बोला है, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है आपको। तो इस रिलेशन क्या मिलेगा, P1 by N1 इक्वल टू V2 by सर n नंबर ऑफ मोल्स है ना? yes, N is number of moles. The volume is directly proportional to number of moles. एक मोल में 22.4 लीटर, अगर मोल्स बढ़ा देंगे वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर 2 मोल जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 44.8 हो जाएगा, 3 मोल हो गया तो और बढ़ जाएगा। दोनों कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होगा इक्वेशन। अगर हम इन चारों लॉस को एक साथ रखकर देखें, इफ यू कंबाइन ऑल दिस 4 लॉस टुगेदर, तो क्या होगा, तो बनेगा आइडियल गैस इक्वेशन। दैट इज आवर मम्मी वॉकिंगला चालली ना, मग ब्राईटनेस फुल कमी करून ठेव. बर बर करून टाकतो। बढ़ो आगे। तो प्लीज पुट हेडिंग, ये सब लॉस पढ़ने का रीजन है, हमको बनाना था आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन किसी को पता है आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? एनीबॉडी नोस आइडियल गैस इक्वेशन? आपने फॉर्मुलेशन किया? इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। क्या बात है, क्या बात। वो इक्वेशन बताओ तो कौन सा पता नहीं सर। सर इस इक्वेशन के बारे में काफी सारी चीजें पता है, लेकिन इक्वेशन नहीं पता है। PV equal to nRT is a ideal gas equation. Yes, sir. अब मुद्दा ये है कि इक्वेशन कहाँ से आया। हमने इक्वेशन को जो है ना यहीं से बनाया। डिफरेंट लॉस आपको यहाँ दिए गए हैं, ये सभी लॉस जब कंबाइन करके एक साथ देखते हैं तो सारे इक्वेशन को मिला के ही आइडियल गैस इक्वेशन बनता है। जैसे आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इस एक इक्वेशन में सभी का रिलेशन है। देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है ना, दिख रहा है कि आपको? यस सर। अगर आप P और T, R is a real gas constant, R is called as, अगर आप P और T को कांस्टेंट कर दोगे तो फिर आपको एवोगाड्रोस लॉ मिल जाएगा, बिकॉज़ R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है, तो यू कैन गेट एवोगाड्रोस लॉ हियर। अच्छा पैरेलल लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ ना। तो बॉयल्स लॉ बताओ क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स जो है फॉर ए पर्टिकुलर इक्वेशन, तीनों में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और हैमिल्टन लॉ में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। तीनों में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे और T कांस्टेंट कर दिया तो ये तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। PV इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, मतलब कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर मान लीजिए मैं P कांस्टेंट कर देता हूँ तो N और R तो कांस्टेंट है पहले से और P कांस्टेंट हो गया है, तो फिर क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। V प्रोपोर्शनल टू T हो गया तो कौन सा लॉ है ये? चार्ल्स लॉ। अगर मान लीजिए मैं V कांस्टेंट कर देता हूँ तो V कांस्टेंट NR कांस्टेंट, ये हो जाएगा P प्रोपोर्शनल T, कौन सा लॉ हो जाएगा? हैमिल्टन लॉ। हाँ दिख रहा है ना आपको, इस एक ही इक्वेशन सभी लॉ है इसके अंदर।
तो ये चारों लॉ को जब कंबाइन करते हैं तो हमको बनता है आइडियल गैस इक्वेशन. वी गेट आइडियल गैस इक्वेशन. PV इक्वल टू nRT. नो यहां से अगर मान लीजिए PV इक्वल टू nRT, PV बाय T यहाँ ले लेता हूँ, इक्वल टू nR कर देता हूँ. Now N और R generally constant होता है. Number of moles for a particular reaction for a particular gas generally constant होता है. R तो ऐसे भी real gas constant है. If N and R become constant, in that case the equation which will get is, now here you can see PV by T equal to constant मिलेगा. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर रेशियो कांस्टेंट है, we can write P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. इसका भी इस्तेमाल आप इक्वेशन में कर सकते हो, मतलब क्वेश्चंस के अंदर. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब तीनों ही फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, पीवी कांस्टेंट नहीं है, वीवी कांस्टेंट है, टीवी कांस्टेंट, तीनों बदल रहा है, तीनों चेंज हो रहे हैं, तो फिर ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज. अगर कोई एक आध कांस्टेंट तो फिर वो निकाल देंगे, बाकी दो यूज करेंगे, बाकी लॉ इस्तेमाल करेंगे. जहाँ तीनों भी कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे ये इक्वेशन यूज करना है. डन किया? Yes, sir. यस सर. तो यहाँ पे हमने एक यूज किया R, जिसको हमने क्या बोला, रियल गैस कांस्टेंट. देख लेते हैं इस R का जो वैल्यू क्या होगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस R? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? अब R का जो वैल्यू है ना, एक पॉसिबिलिटी है कि वो 8.314 हो जाए. तो कब कौन सा लेने का? अगर मान लीजिए आपका आंसर जो है आपको चाहिए, ऑप्शन में देख लेना, इफ यू वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ जूल पर केल्विन पर मोल, तब R की वैल्यू आप लेंगे 8.314. We can also take this R as R की और एक वैल्यू R हम 2 ले सकते हैं अगर यहाँ पे आपको कैलोरीज हो. अगर आपका आंसर जो है कैलोरीज में दिया हुआ है तो R की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं. एंड R की वैल्यू आप लेंगे 0.0821 अगर आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, और आपको उत्तर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन के मोल में चाहिए. अगर इस यूनिट में आपको चाहिए तो 0.0821 आएगा. ऐसे बहुत सारे हैं पर सब नहीं पढ़ेंगे, हम 4 ही पढ़ेंगे. अगर आपका बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर डिप पे आपको यूनिट्स देखना है, किस यूनिट्स में आपको आंसर चाहिए, आंसर किस यूनिट में आपको चाहिए, वो हिसाब से R की वैल्यू आपको लेना है. अब इसमें मोस्ट कॉमन जो है, अब इस चैप्टर में अधिकतर जो है ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं. पर ओवरऑल केमिस्ट्री की अगर बात करता हूँ तो पूरा केमिस्ट्री की बात करें तो मोस्ट कॉमन इधर यूनिट्स है. सबसे जूस में आता है आंसर मैक्सिमम, कुछ जगह पे कैलोरीज भी इस्तेमाल करते हैं. तो इस चैप्टर में ये वाला भी इस्तेमाल होगा और बहुत रेयरली इसका इस्तेमाल होता है कभी कभी, और बाकी सब जरूरतें में इस्तेमाल होता ही नहीं है. ऐसे और बहुत सारे यूनिट्स यार, मेगा पास्कल में है, रिटर्न वोल्ट्स में है, बट इट डजंट कम इन द एग्जामिनेशन, हमारे सिलेबस में नहीं. ये R की वैल्यूज, ये सब वैल्यूज याद रखना पड़ता है, एग्जाम में दिया हुआ नहीं होता है. कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया रहता है, पर वो केस रेयर समझ लो, वो डिफॉल्ट केस नहीं. डिफॉल्ट केस ये है कि आपको नहीं किया होगा. जो कांस्टेंट्स की वैल्यू होते हैं बहुत बार दिया नहीं होता है, जो फेमस कांस्टेंट्स होते हैं. जैसा हमने इससे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा था, याद है आपको प्लैंक्स कांस्टेंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? कौन बताएगा प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू क्या है? भूल गए? सर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में था, इतना याद है. सर 1.1 into 10 raised to 6. नहीं, you are going to Rydberg constant. अच्छा सर हाँ 6.6 into 10 raised to minus 34. हाँ हाँ हाँ. Correct. It is Planck's constant. अब किसी ने Rydberg constant बताया, 10 to the power 7 है.
वैसे ये भी एक कांस्टेंट है, रियल गैस कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट की वैल्यूज कभी कभी दिए रहते हैं ब्रैकेट में, पर बहुत बार दिए नहीं रहते हैं, उनको याद रखना पड़ता है। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? यस सर। Relation between molar mass and density. मोलार मास और डेंसिटी की रिलेशन निकालते हैं। Now we know the ideal gas equation. Ideal gas equation क्या है? PV equal to ना नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला देखा था हमने इससे पहले कुछ देर पहले। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास। यस सर। तो गिवन मास का सिंबल हम लेते हैं इस प्रकार से, ध्यान दें। स्मॉल m रहा, समझ जाना गिवन मास, एंड मोलार मास इज कैपिटल M। ठीक है, जब भी मैं तब राइट हियर स्मॉल m बाय कैपिटल द गिवन मास ऑफ मोलार मास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। बिकॉज मुझे इक्वेशन में मोलार मास को भी लेके आना, डेंसिटी को लेके आना, मुझे सोचना इस प्रकार से है, इस प्रकार से उस इक्वेशन में मोलार मास और डेंसिटी को लेके आऊं, रिलेशन बन जाएगा। तो मोलार मास आ गया नंबर ऑफ मोल्स मदद से। अब डेंसिटी का जनरली फॉर्मूला क्या है बताओ? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। व्हाट आई विल डू, ये m को उधर ले जाते हैं उस तरफ, और ये pv को इस तरफ लेके आते हैं। m बाय v को यहाँ लिखता हूं मैं, RT, pv नीचे इसे लिख देता हूं। Now this mass upon volume is nothing but density. यस सर। This is density RT by, ये बन गया रिलेशन मोलर मास और डेंसिटी का। मोलर मास DRT by P। किसी को दिक्कत डेरिवेशन के अंदर? समझ में आया? ऐसे आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो, जो भी एग्जाम पूछिए, ये दिया है, ये पूछा वगैरह वगैरह। सब ये जो आइडियल गैस इक्वेशंस आप और जो गैस लॉस पढ़े हैं, उससे n नंबर ऑफ थिंग्स हम डिराइव इंटर कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। आपको बहुत लॉजिकल करते आना चाहिए, एज अ प्रैक्टिस यू अंडरस्टैंड। डन क्या? यस सर। जैसे मान लीजिए कोई बोला डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, तो ना इससे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का मुझे रिलेशन निकालना है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो मुझे चार्ल्स लॉ पता है ना। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ we know that volume is proportional to temperature. Now volume और density का आपस में रिलेशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, राइट? These two are inversely proportional to each other. अब ये वॉल्यूम जो है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनका आपस में रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स Can I say like this, Inversely. 1 by 2? ऐसा होगा ना? This implies this. Anybody has any problem seeing equation 1 and 2? Can I say this? यस And सर। this means
dt equal to constant, d उधर ले जाओ, d becomes equal to 1, that is constant. That means d1 t1 equal to d2 t2. ये इक्वेशन बन गया आपस में इनका, density and temperature. The relation is dt equal to constant, and from there you can derive this equation also. ऐसे कुछ भी दिया है आप आपस में इंटरप्रेट करके कर सकते, नोट डाउन. ये कुछ इंपॉर्टेंट उसमें लिखा रहा हूँ मैं खुद ही, आप तो मतलब ज्यादातर आता है तो कुछ कुछ आप खुद भी कर सकते. हे कृष्णा. Done everyone? Yes, sir. Okay. Now let us solve some numericals. ठीक है, based on जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसके आधार पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, सर फिजिकल प्रीवियस केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स. तो theory एक पार्ट है, याद रखना पड़ता है फॉर्मूलास वगैरह. तो अधिक इम्पोर्टेंट है कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन समझें, समझना और उसमें अप्लाई करना. यहाँ मार्क आते लोग. और स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसा एक चैप्टर है जहाँ पे लोग मार्क आते हैं. देखिए iron cylinder contains helium क्वेश्चन लिख लिए. Yes, sir.
ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। An iron cylinder contains helium at a pressure of 250 kilopascal at 300 Kelvin. The cylinder can withstand a pressure of 10 to power 6 pascal. मतलब मैक्सिमम इतना प्रेशर वो झेल सकता है, उसके ऊपर हुआ तो क्या होगा, सिलेंडर फूट जाएगा। The room in which cylinder is placed catches fire. Predict whether the cylinder will blow up before it melts or not. अब क्या हुआ, ये सिलेंडर जो रखा हुआ है उसमें Sir, it- हीलियम गैस है और उसका प्रेशर आपको दिया हुआ इतना इतना, और बोला है कि मैक्सिमम इतना प्रेशर को वो झेल सकता है, और सडनली क्या हो गया, वो रूम में क्या हो गया, आग लग गई। अब बोलना ये है, पता करना ये है सर कि टेम्परेचर ये जो फाइंड करना है सिलेंडर, क्या? sir, it हाँ will तो blow. इट विल ब्लो। Yes, sir. कितना है तुम्हारा आंसर? 1200 केल्विन। 1200. Yes, sir. नहीं, आपको तो प्रेशर निकालना है ना। सर क्या कहते टेम्परेचर निकालना है, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कितने टेम्परेचर पे फटेगा। So 1800 केल्विन पे वो पिघल जाएगा, उससे पहले वो ब्लो अप कर रहा है साइड। उत्तर जी, उत्तर जी, यस सर। इस प्रकार से क्वेश्चन है, देखिए आपको इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, यस सर। यू आर गिवन विद P1, P1 इज हाउ मच, 250 किलो पास्कल, और फिर आपको T1 दिया कितना, 300 केल्विन, और T2 इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जब रीच होगा उससे पहले गर्म हो रहा है रूम, रूम गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच होने तक का उसका प्रेशर कितना होगा, उसका प्रेशर उससे ज्यादा, कितना प्रेशर है वो फूटने वाला है, 10⁶ पास्कल पे, है ना, 10⁶ पास्कल तक ही वो झेल सकता, उसके ऊपर प्रेशर तो फूट जाएगा। हमको देखना ये है उसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाय मेल्टिंग पॉइंट। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट तक reach सर हो पर गया उस तो क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मतलब वेदर इट मेल्ट्स और नॉट। predict, हाँ सही बोला ना, अरे यही तो बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए वो फूट गया, क्वेश्चन देखो, प्रेडिक्ट वेदर द सिलेंडर विल ब्लो अप बिफोर इट मेल्ट्स और नॉट। क्वेश्चन है कि मेल्ट्स और नॉट, तुम सिर्फ लास्ट का 2 वर्ड पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ो। प्रेडिक्ट वेदर द सिलेंडर विल ब्लो अप, क्या सिलेंडर फूट जाएगा, बिफोर इट मेल्ट्स और नॉट, मतलब उसके मेल्टिंग होने से पहले फूट जाएगा कि नहीं फूटेगा, समझ रहे आप, पूरा स्टेटमेंट को पढ़ो, है ना। तो ब्लो अप होगा नहीं वो देखना, मतलब क्या, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच होने से पहले उसका प्रेशर जो है 10 ज्यादा हो गया तो फूट जाएगा, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच होने तक उसका प्रेशर उतना नहीं हो पाया तो नहीं फूटेगा, मेल्ट हो जाएगा वो। बात समझ में आ रहा है मुझे? यस हाँ जी, सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया, 1800 केल्विन दिया है, ये हमारा T2 हो जाएगा। तो हमको P2 निकालना है, उस टेम्परेचर को रीच होने तक प्रेशर कितना होगा, फिर उस P2 को मैं कंपेयर करूंगा वो कितना विथस्टैंड कर सकता है, 10⁶ से ऊपर का वो देखना है मुझे। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या पढ़ा हमने, P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय P2 कौन सा लॉ, एमेंटन्स लॉ। तो उसके हिसाब से ये तभी 3 हमको पता है, एक हमको निकालना है, निकाल लेंगे। यस सर। P2 निकालो यहाँ से, बताओ कितना आता है। सर 12 into 10⁵ पास्कल। 12 into 10⁵ तो लग रहा है कि गलत किया आपने। सर गलत कैसे? सर ज्यादा है, विथस्टैंडेबल प्रेशर से ज्यादा है तो फट जाएगा। P2 इक्वल टू P1 T2 बाय T1। व्हाट इज P1? 25 250 40 किलो पास्कल। T2 क्या है, 1800। सर वो 1500 into 10⁻³ कितना है ये, 1500 किलो
हाँ 15,000। तो हमको 10⁶ पास्कल में दिया है ना, अगर पास्कल में हम करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 15। अच्छा इसको क्यों करें, इसको ऐसे रखते हैं 10⁶ पास्कल मतलब कितना होगा 10⁻³ किलो पास्कल, है ना, मतलब 1000 किलो पास्कल हुआ ना। सिलेंडर कैन विस्टैंड है, प्रेशर कितना दिया है 10 10⁻³ किलो पास्कल, 10⁻³ में 1000 किलो पास्कल ना, मतलब 1000 किलो पास्कल वो झेल सकता है, पर कितना हो गया प्रेशर हमारा 1500। 1500। ज्यादा हो गया सर। फूटेगा फूटेगा। फूटेगा सर, मेल्ट होने से पहले ही फूट जाएगा। हाँ मेल्टिंग से पहले ही वो फूट जाएगा, अभी प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। P2 किसी को शंका? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैंने इसका सोल्यूशन चेक किया तो सर हर जगह इन्होंने टेम्परेचर निकाल रखा है सर। किसने? सर नेट पे। अच्छा तूने नेट में ये क्वेश्चन टाइप किया क्या? यस सर। अच्छा जी। सर भेजू क्या आपको, आप चेक कर लो प्लीज। नहीं गरज नहीं है, ओके सर। उसको ऐसा रहना हो सकता है, पर मेरा अंडरस्टैंडिंग इतना ही है, यहाँ पे सिंपल सी बात दिया है, या उसने देने का रीजन क्या बताओ, जब उसने क्वेश्चन में दिया है कि इतना विथस्टैंड कर सकता है, वो क्यों दिया उसने, है ना? कंपेयर करने के लिए। हाँ कंपेयर करने के लिए दिया था, हम प्रेशर कंपेयर करेंगे, वो भी सही हो सकता है, मेरा भी सही है। सर पूरा सोल्यूशन दिखाओ ना एक बार, मतलब वो थोड़ा मिनिमाइज कर दो। मैं टेक्स्ट बुक के अनुसार नहीं करता, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। आपको मेरा लॉजिक गलत लग रहा है? सर मतलब दोनों करेक्ट है सर, मतलब वो भी, हाँ वो भी क्योंकि सही दोनों है का विथस्टैंड टेम्परेचर भी दिया हुआ है सर, इसलिए दोनों ही करेक्ट है सर। यार, अपना तरीका है, जैसा आपको सही लगे वैसे। समझ में तो आ गया है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन करो सॉल्व, आगे बढ़ो जी। यस सर। फटाफट क्वेश्चन लिखिए, कॉल आ रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, देते हैं बात करके। 18 डिग्री सेल्सियस and 765 torque, 2.299 gas is 2.71 gram. Calculate the approximate molecular सर वो 765 टॉर्क है क्या? हाँ टॉर्क नहीं बोलते, टॉर है टॉर। क्वेश्चन लिख लिया?
डन एवरीवन, सॉल्व करिए आप। 11 मिनट। डन। यस सर। सर आपका कैमरा चालू है सर। कितना है आंसर? ये दांत खराब हो गया। हाँ, बोलो आंसर कितना है? सर आपने टॉर्स के लिए आर नहीं दिया है, मतलब जो रियल गैस कांस्टेंट है। क्या बोल रहे हो? आपने टॉर्स के लिए आर नहीं दिया है, रियल गैस कांस्टेंट। और के लिए आर नहीं दिया है। आर की जरूरत है किधर? इज आर रिक्वायर्ड हियर? Yes, sir. I don't think R is required. वो क्वेश्चन में दिया होगा। Let me solve it. किसी को आंसर मिला इसका? नहीं मिला। ये क्या क्या देखते हैं? What all things are given here? अठारह डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, 765 टॉप, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। अच्छा, पहले हम लिख लेते हैं इन चीजों को। P1 is given as how much? 765 टन। P1 कितना दिया है? स्टार्टिंग वॉल्यूम 1.299 और T1 कितना दिया है? T1 को आप कन्वर्ट करिए केल्विन के अंदर। सर 291। 291 केल्विन। PVT और मास भी दिया है ना? यस सर। कितना दिया है M1? 2.71 ग्राम। ओके। अब यहाँ मैंने P2, V2, T2 वो भी लिख डाला है। आप बोलेंगे ये क्यों लिखा आपने? अब देखो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट STP, at STP mass of 22.4 liter gas को ये हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, है ना? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास, सही है ना? यस मोल सर। एक मोल मॉलिक्यूल को मास के हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और एक मोल मॉलिक्यूल मतलब 22.4 लीटर। From this concept where we can say that I can say mass of 22.4 liter gas at STP is nothing but molecular mass। जो मैंने T2, V2, P2 लिखा है ना, वो बेसिकली ये वाला चीज लिखा है मैंने। जब मैं वॉल्यूम 22.4 लीटर लूंगा और टेम्परेचर एट STP, प्रेशर एट STP लूंगा, है ना, उस टाइम जो मुझे मास मिलेगा उसी मास में क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा। मतलब जो मेरा M2 है, वही मेरा मॉलिक्यूलर
मास होगा, वही क्वेश्चन ने पूछा है ना, वही क्वेश्चन ने पूछा है। अब आपने क्या किया, अच्छा। मेरे ख्याल से आपने इस प्रकार से किया होगा, आपने बोला होगा सर पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, आरटी पीवी यहां से हम निकालेंगे आप, है ना, ऐसे ही किया आपने। यस सर। आप मुझे आर पूछ रहे हैं ना, यस सर। इसीलिए मुझे आप आर पूछ रहे थे, पर अब ये क्वेश्चन में तो आर दिया ही नहीं और हमको आर का वैल्यू पता ही नहीं था, तो और, है ना। एक ऑप्शन ये है कि आप इस टॉर को जो है कन्वर्ट कर लो प्रॉपर यूनिट्स में। दूसरा ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे आर नहीं दिया है तो मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि आर यहाँ पे दिया नहीं है, मैं रेशियो वाला मेथड से करूंगा। इफ आई यूज रेशियो मेथड तो क्या हो जाए, रेशियो मेथड के हिसाब से कैसा होगा, अब यही इक्वेशन को ले, इस इक्वेशन को हम लेते हैं, तो इसको मैं, अगर मॉलिक्यूलर मास तो जनरली कांस्टेंट होता है ना, कोई भी एक गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है इनिशियली एंड फाइनली कांस्टेंट होता है, और आर तो कांस्टेंट है ही है, तो आर और एम कांस्टेंट है यहाँ पे। रिलेशन कैसा बनेगा, पीवी बाई एम टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए रिलेशन। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन से दैट P1 V1 by M1 T1 equal to P2 V2 by M2 T2। जैसा हमने पहले रिलेशन बना था लोगों का, ऐसे। ये बात क्लियर हो रहा है आपको, ऐसे रिलेशन बनाते आना चाहिए हमको बस रिलेशन फाइनल का, क्या कांस्टेंट है देख के, तब ये रिलेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ मुझे P2 अगर V2 चाहिए तो ये क्या होगा, ये कंसेप्ट में क्या बोलूंगा, P2 क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है टॉर में, एटमॉस्फेयर में होता है 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर में होता है 760 टॉर। ये हो गया मेरा P2। वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर, और टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब वहां पे टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या उस केल्विन में 273 केल्विन होता है। अब ये सब दिया नहीं रहेगा, ये सब बाय डिफॉल्ट है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, एंड 1 एटमॉस्फेयर में होता है 760 टॉर। अब ये सब बड़े को पता है और हमको बस निकालना है M2, बिकॉज ये M2 ही हमारा मॉलिक्यूलर मास है। अब निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अभी, यस सर। है ना। तो ध्यान पूर्वक चीजों को नोट करिए समझते हुए और निकालिए मॉलिक्यूलर मास कितना। ये नोट किया आपने ये सब वैल्यूज, यस सर। कितना आंसर आया, व्हाट इज M2, यहाँ पुट करो इस फॉर्मूला में, P1 V1 M1 T1 P2 V2 T2, M2 निकालो, you will get M2 as, चेक कर लेना आप, समय कम है उसमें बता देता हूँ, 49.5। after calculating this will be the answer you will get, this is the molecular mass। please write 2 questions for homework, जब घर से करके लेके आने का कल, दूसरा का टाइम हो रहा है। होमवर्क पहला क्वेश्चन लिखिए, do not do it from internet, हाँ खुद से ट्राई करना। क्या सर गूगल पे सर्च नहीं करना? हाँ गूगल पे सर्च करके नहीं करना है, खुद से ट्राई करना है, जैसा भी आपको समझ में आए वैसे आप करो, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। गूगल में सर्च करना तो होमवर्क की जरूरत ही नहीं थी फिर। सर आपसे कुछ पूछना था सर। पूछो। सर टॉर और पास्कल में रिलेशन क्या होता है? कनेक्ट कर लो ना, जो डिफरेंट रिलेशंस दिए है बना लो रिलेशन उससे।
सर एक बार सारे फॉर्मूले भेज सकते हैं क्या? अभी लिखाया था ना मैंने। हाँ सर लिखाए थे, मतलब एकदम एक प्रॉपर, मतलब सारे एक साथ लिखे हुए एक के नीचे एक। ठीक है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि कितना टॉर्क इज इक्वल टू हाउ मच पास्कल होता है, मतलब मैं बोला हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बनाओ थोड़ी, मुझे याद रहेगा सब। जैसे हमारा कुछ याद है ना हमें, सभी हमें याद है, 2-3 कुछ कुछ याद है। एटमॉस्फेयर इसका केस, 1 एटमॉस्फेयर इज हाउ मच, कितना लिखा था 1 एटमॉस्फेयर में 60। 760। होता है ना। वैसे ही 1 एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल बोला था हमने? 1 एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल? 1.01 1 10 पॉइंट इंटू 10⁵ पास्कल। तो अब आपस में कनेक्ट करो उस रिलेशन, दोनों इक्वेट कर दो, है ना, आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ 0.9 ideal gas 760 mmHg at 300 Kelvin. Sir, what is an ideal gas? जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको आइडियल गैस। हाँ जी, समझ में आ गए? सर ऐसी कोई गैसेस है जो फॉलो नहीं करती? क्या बोले? कोई ऐसी गैस है जो इसको फॉलो नहीं करती? सही पकड़े आप। उनको बोलते हैं रियल गैसेस, उनको बोलते हैं रियल गैसेस। अगला टॉपिक हम वहीं पे जाने वाले हैं, आइडियल गैसेस क्या है, रियल गैसेस क्या है ना। क्यों गैसेस फॉलो नहीं करते हैं, या आइडियल गैस इक्वेशन आने का रीजन क्या है, उसमें क्या एरर्स है, इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है ना। गुड क्वेश्चन, स्टडी अबाउट दैट। आगे है और टॉपिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। ये एक क्वेश्चन करिए बस, टाइम 4 मिनट है। नोट कर लिया आपने? सर सर जल्दी बोलो। हाँ सर वो ये कैम का सिलेबस कब तक खत्म होगा हमारा? आई डोंट नो। मिली। सर तो भी गैस अब देखो हमारा कैसा है, हर दिन लेक्चर होता है यहाँ पे संदीपनी में। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसा आपका शुरू हुआ था ना, सेम टाइम पे उनकी बैच भी शुरू हुई थी, दूसरी एक बैच जहाँ दोनों साथ में स्टार्ट हुआ था न्यू बच्चों का। तो यहाँ पे क्या डेली लेक्चर होता है, हर दिन 1.5 घंटे का। तब जाके हमारा सिलेबस कवर होता है 6 मंथ्स में, 11th और 6 मंथ्स में 12th, ऐसे। मतलब अभी दिसंबर में उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अभी आपका हमारे को 12 महीने लगेंगे ना? हाँ, तो आपका सीबीएसई का अलग है ना पैटर्न। सीबीएसई का तो मार्च तक चलता है आपका, है ना। फिर हमारे यहाँ पे अलग पैटर्न चलता है, 6 मंथ्स का ही रहता है। 6 मंथ्स में 11, 6 मंथ्स में 12, फिर वापस 6 मंथ्स का 11, फिर वापस 6 मंथ्स का 12, ऐसे मतलब चलता रहता है वो 11 12 11 12 चलता रहता है। तो हो जाएगा आपका। कब तक है टाइम आपका? 11th का ये कब है फाइनल एग्जामिनेशन? सर फिक्स नहीं है, कोई बोल रहा है मार्च, कोई बोल रहा है फेब। तो आप लेकिन मुझे इस साल अगर जल्दी होने डेट वाला है। दोगे तो ना मैं बता दूंगा सर वो कितना टाइम लगेगा लेक्चर्स के लिए। So can you please show the previous slide? My time is up now. Jaldi. If you tell me the last date when to be covered syllabus, then I can tell actually how many lectures are required for that. क्या And according it can be planned. अब मुझे वो शेड्यूल चाहिए, कब खत्म करना है सिलेबस, आपका फाइनल डेट, वो हिसाब से फिर हम कवर कर सकते हैं। ऐसा करके फास्ट भाग भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज ऑनलाइन में ज्यादा भाग नहीं सकते हैं, स्लोली करना पड़ेगा। शेड्यूल मेरा उतना नहीं मिल रहा है, उससे दिक्कत है। तो टीचर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर रेगुलर बेस मेरा कुछ क्लास मिस भी हो रहा है ना बीच में,
अलग अलग रीजन की वजह से, वो भी एक दिक्कत। चलो भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।